राजकमल भाई जी, विनोद कुमार गौतम जी, कुलदीप भाई जी, सोनू भाई जी। तो सबसे पहले तो मैं उन वक्ताओं से, जो बच्चे भी हैं और उनमें काफ़ी महिलाएं भी शामिल होंगी, उनसे क्षमा चाहूँगा कि मेरे बीच में संबोधन करने से उनको नहीं बोलने दिया गया। मैं प्रयास करूँगा उनकी बात सुनूँ। और कलाकार बंधुओं से भी क्षमा चाहूँगा कि आपको डिस्टर्ब किया। बहुत ही रोचक और बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई। पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही। किसी ने 2 अप्रैल 18 को कि उसकी तुलना की जो शौर्य दिवस है उसके साथ। निश्चित रूप से इतिहास के कुछ टर्निंग पॉइंट, कुछ घटनाएं हमें गौरवान्वित करती हैं और कुछ घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं। इतिहास की जानकारी अगर संक्षेप में की जाए तो महान विद्वान इजराइल के इतिहासकार हैं युवाल नोआ हरारी। उन्होंने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला रिवॉल्यूशन हमने किया था 70,000 साल पहले, करके किस तरह काम लिया जाए उसने सीखा। इसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी क्रांति 10,000 साल पहले हुई, जिसको कृषि क्रांति बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर के रहना सीखा। तीसरी क्रांति 500-600 साल पहले हुई, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। भारत का इतिहास देखें तो भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था ने कोई भी ऐसी क्रांति नहीं होने दी, जाति व्यवस्था ने कोई भी ऐसी क्रांति नहीं होने दी कि जो आम आदमी के किसी काम की होती। बुद्ध ने सबसे बड़ा प्रयास किया और महामानव बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए एक समतामूलक समाज बनाने का एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें सफलता मिली। और सम्राट अशोक ने इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जो सबके लिए था, जिसमें राजा को भी सजाए मौत मिल सकती थी। उसके बाद फिर जो विद्रोह हुआ उस बौद्ध क्रांति के खिलाफ, उस विद्रोह ने इस बार वर्ण व्यवस्था को और मजबूत कर दिया, जाति व्यवस्था को, छुआछूत को और मजबूत कर दिया। उसके बाद इस तरह की क्रांति नहीं हो पाई। भक्ति काल में कबीर, रैदास, बहुत से संत हुए। उन लोगों ने बुद्ध की वो वाणी जो सदाचार की बात करती थी, शांति की बात करती थी, मन के बदलाव की और मन को कंट्रोल करने की बात करती थी, पंचशील की अपने शब्दों में बात करती थी, वो चीजें चलती रही। विदेशी जितने भी आए, शक आए, हूण आए, कुशाण, तो डर है। लेकिन जिस दिन ये मांगेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए ये लाइन, थोड़ा दिक्कत होती है अंग्रेजी में। कहा उसने, मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ा, आपको हिंदी में बता रहा हूं। उसने कहा ये जिस दिन इन चीजों को मांगेंगे कि हमको भी संसद दो, हमको भी विधानसभा दो, हमको भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो, हमको भी सुप्रीम कोर्ट दो, जिस दिन ये मांगेंगे वो दिन ब्रिटेन के इतिहास में, उनकी नीयत देखिए, वो दिन ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़ा गर्व का दिन होगा। एक ऐसा देशवासी, एक ऐसा ब्रिटेन का आदमी जिन्होंने साम्राज्यवाद के कारण इस देश में आए, बाजार के कारण इस देश में आए। भैया थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, है ना? मुख्य काम रह जाता ना, फिर ये सब चीजें हो जाती। उसको इस बात पे गर्व महसूस हो रहा था कि हम गुलामों को शिक्षित करके इन देशों को वैज्ञानिक शिक्षा दें और कल को ये हमारे खिलाफ क्रांति करें और ये हमारे समान आए। और ये बात सही निकली। लेकिन आज भी जो शिक्षा के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, जिनको ये लगता था कि ये सिर्फ हमारा अधिकार है, उन्होंने
उसका पूरी तरह से विरोध किया और उस षड्यंत्र को कभी आप समझ भी नहीं पाए। हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो ये मांग भी कर पाता पिछले 60-70 साल में कि भाई इतने सारे गांव की जनसंख्या है, इनको अंग्रेजी माध्यम क्यों नहीं पढ़ाया गया। मैकाले कितने पहले बात कह गया, अलबरूनी कितने साल पहले बात कह गया, लेकिन हमारे जब आजादी मिल गई तो वो अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा की बात क्यों नहीं मांगी गई। बिना अंग्रेजी पढ़े वीपी सिंह साहब तो सुप्रीम कोर्ट में है, कोई आपने देखा कोई बिना अंग्रेजी पढ़े सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन गया हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हो, हाई कोर्ट का जज बन गया हो, एम्बेसडर बन गया हो। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमारी जो महत्वाकांक्षा थी वो कहां तक रही, हमारी महत्वाकांक्षा कहां तक रही, किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। हमने सिर्फ इतना किया कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली आ रही थी वर्ण व्यवस्था की, उसको हमने ऑर्गेनाइज एंड सर्व में परिवर्तित नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अपील की, सब सिखाया, श्रेष्ठ व्यक्ति की परिभाषा दी कि भाई आपके अंदर गंभीरता आए, आपके अंदर बौद्धिकता आए, और जो लोग पढ़ लिख जाए उनमें से कुछ लोग महान बने, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करें। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। हमने क्या सीखा, हमने उसी को सींचना शुरू कर दिया। हमारे अधिकारियों ने कर्मचारियों ने तो मानना शुरू कर दिया कि हम अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ के लिए प्रतिनिधित्व का लाभ लेने आए हैं, आरक्षण का लाभ लेने आए। और इस देश का हर आदमी वर्ण व्यवस्था के हैंगओवर में इतना ज्यादा लीन है, हर आदमी उसका फायदा उठाता है, फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन का, हिंदी में कहिए अनुकूल भेदभाव का। अब वो फायदा कुछ लोग तो ये उठाते हैं कि चलो हम जमींदार हो गए, जमीन के मालिक हैं, बाकी सब दुकानदार हुए चाहे जो है सब हमारे पैर पड़ते हैं, हमको तो बस धर्म के ठेकेदारों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। आगे सेठानी हो या सेठ जी हो, उनको भी यही लगता है कि हमको तो नीचे जितने भी ये सब पैर पकड़ेंगे, हमें एक दो के पैर पकड़ने हैं ऊपर बस। वो भी एंजॉय कर रहे हैं उसको। बाद में जो शूद्र अति शूद्र का जो बंटवारा है, उनको भी ये लगता है कि बेगार के लिए बहुत से अछूत मिल गए, हम 2-3 से नीचे हैं तो हमें क्या जरूरत है। और हद जब हो जाती है जब एक अनटचेबल शाम को 7 बजे घर आता है और बीवी को लात मार करके कहता है कि मैं मर्द हूं। एक अनटचेबल शाम को 7 बजे शराब पी के आता है, अपने बीवी को लात मार के कहता है मैं मर्द हूं, मैं तुमसे ऊपर हूं। यह असमानता का बीज, और इसमें सब आदमी, हर आदमी इस देश का आनंद ले रहा है। जिनको लाभ मिल गया प्रतिनिधित्व का, आरक्षण का, वो भी उसको नहीं समझ पाते। उन्होंने भी पे बैक टू सोसाइटी या पे बैक टू फैमिली पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो भी उसी वर्ण व्यवस्था के अंदर आगे चलना चाहते रहे। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो लोग हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक आदर्श मानकर चलते हैं, तो उनका लाभ होगा, उनकी मुक्ति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से, एक मिस इंटरप्रिटेशन लोगों ने अम्बेडकरवाद का कर लिया कि जय भीम का अर्थ सिर्फ नारे लगाना है या जय भीम के ऊपर गीत गाना है। जय भीम का अर्थ एक शैक्षिक क्रांति की तरह से, वो एक क्रांति संविधान की सुरक्षा के लिए है, वो क्रांति आपकी एकता के लिए है, वो क्रांति आपके विकास के लिए है। आपके लिए, आपके अंदर नेतृत्व परिवर्तन आना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। वो जागरूकता का अर्थ है क्या कि जागरूकता आए। जागरूकता का मतलब है कि आप जाने कि आप कहां खड़े हैं, आपका परिवार कहां जा रहा है,
आपका विरोध कहां जा रहा है, आपका समर्थन कहां जा रहा है, आपकी क्षमता कहां जा रही है, आप कहां खरीदारी कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप समय का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, आपका समय कहां जा रहा है, आपका धन कहां जा रहा है। ये सारी चीजें के सवाल आपके मन में आने चाहिए, ये जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। यह है जय भीम का मतलब और अम्बेडकरवाद का मतलब। अगर आपके अंदर ये जागरूकता नहीं है तो निश्चित रूप से आपका इकट्ठा होना कोई मायना नहीं रखता। आपने क्या सीख लिया? कास्टिज्म को पुख्ता करने वाला सब कास्टिज्म सीख लिया। वो सब कास्टिज्म क्या चीज है? बाबा साहब ने तो कहा जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है वो इकट्ठा रहो, जिनके साथ अन्याय होता है वो इकट्ठा रहो, जिनकी एक सी मांग है वो इकट्ठा रहो। लेकिन क्या शुरू कर दिया हमारे युवाओं ने? किसी ने ग्रेट वाल्मीकि, किसी ने ग्रेट पासी, किसी ने ग्रेट चमार, और फिर उनके ऊपर किसी ने पासी सेना, चमार सेना, बहुत सी ऐसी चीजें बनाने लगे जो अम्बेडकरवाद से कोई ताल्लुक नहीं रखती। लोकतंत्र के अंदर कोई भी बात जब तक वो 51% के हित की नहीं है वो ठहर नहीं पाती, ना तो कानून बन पाता और ना उसकी सुरक्षा हो पाती। आपको अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्रुवीकरण करना होता है। तो जब सबकास्टिज्म में आपने लोगों को बांध के रख लिया तो किसका काम किया? ये तो वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार की बहुत पुराना षड्यंत्र है, एक साइकिल है। और उन्होंने इस साइकिल में रखा कि एक व्यवसाय को एक जाति तक और एक आइकन को एक जाति का आइकन बना के रख दो और फिर एक फेडरेशन बना दो और सबको कह दो कि तुम तो हमारे अंग हो। एक जाति, एक व्यवसाय, एक आइकॉन दे दिया। अब कहने लगे नॉर्थ इंडिया के लोगों से कि तुमसे क्या मतलब डॉक्टर अम्बेडकर, तुम हार थे। नया डिवाइड एंड रूल आया। स्वच्छकार समाज से कहने लगे तुमसे क्या मतलब डॉक्टर अम्बेडकर से। तो वो चीजें जो सही तरह से ज्ञापन करने से या सोच के अंदर आनी चाहिए थी, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी प्रतिनिधि ने सही चीजें मांगी ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन एक भी बार इस देश के अंदर कहीं से आवाज नहीं उठी कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट पास होना चाहिए। जिस कास्ट की वजह से इस देश के लोग अंधविश्वासों में ग्रसित रहते हैं। वेंकटरमण वेंकी भी कहते हैं कि हाँ भाई अब खान पान के ऊपर लड़ाई करना बंद करो, कुछ विज्ञान की बात करो, वो समझ में नहीं आती। नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहे हैं, इन्फोसिस का को फाउंडर इस बात को कह रहा है, लेकिन इस देश के लोग अंधविश्वासों के कारण अपने आप को पता नहीं कौन सा आनंद लेते हैं। अंधविश्वास को नहीं छोड़ना चाहते, दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम दुनिया को बदलने निकले हैं घर से, लेकिन हमारे घर में हमने कितनी क्रांति की, हमने कितने अधिकार महिलाओं को दिए। आप मांग किन से रहे अधिकार? जिन लोगों ने अपनी किताबों में, अपने साहित्य में, अपनी सोच में अपनी मां बहन बेटी को अधिकार नहीं दिए, वो आपको अधिकार कैसे दे सकते? और आप उसी अंधविश्वास को, उसी आइकॉन को जो उन्होंने आपके ऊपर थोप दिया, उसी पर आप डिवाइड एंड रूल का शिकार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म चल रहा है और आपको सिखाया गया पूरा कि हाँ परिभाषा जो है वो क्या है लोकतंत्र की, क्या नेशनलिज्म की परिभाषा है, क्या हिस्ट्री की परिभाषा है। सब कुछ चेंज करने के लिए बाहर से टीम आई। और जब भी इतिहास और विज्ञान की परिभाषा को गलत तरीके से सिखाया जाता है, प्रीस्टडम का फायदा होगा, क्योंकि प्रीस्टडम पूरी दुनिया का
वो जानता है कि अगर आम आदमी का विश्वास इतिहास में हो गया, विज्ञान में हो गया, तो वो क्रांति कर बैठेगा। इनको किसी भी तरह से क्रांति के लिए आगे नहीं आने देना। मैं कुछ चीजें थोड़ा क्लिष्ट बता गया हूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बहुत आसान बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को बदलना सीखें। अपने आप को बदलना कैसा है? हमारे छात्रों को बाबा साहब से सबक लेकर के स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस सीखिए। खुद गिरकर संभलने की क्षमता, खुद संभलने की क्षमता। जब तक संभलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्धिज्म ने सिखाया कि अनुशासन सीखो, मेडिटेशन सीखो, विजडम सीखो। वो विजडम क्या चीज है? वो विजडम आसानी से परिभाषित नहीं किया सकता, कालाम सूत्र में दिया हुआ है। वही कालाम सूत्र की बात है। नए साइकोलॉजिस्ट हैं लॉरा जोना, वो बताते हैं कि हमारे विद्यार्थी, हमारे टीचर, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी में स्किल्स सीखें। में स्किल्स होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। विनोद जी ने कहा था कि कुछ हमारे विद्यार्थियों के लिए विशेष बताइएगा। बुद्ध की, बाबा साहब की बातों के आधार पर पूरी दुनिया के लोग बहुत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन चीजों को निकालते हैं। बुद्ध ने तो कह दिया कि तुम सब चिराग हो, और तुमने जो अपने आप को बनाया ये तुम्हारी अपनी सोच है। उसको बड़े बड़े जो रोंडा बाइंड्स हैं सीक्रेट में लिखते हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। लॉरा जोना कहती है कि अपनी स्किल्स बढ़ाइए। मी स्किल्स क्या है? अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने समय को, संसाधन को, अपने निर्णय को। आगे हमको वी स्किल्स बढ़ानी है। वी स्किल्स क्या चीज है? हम कैसे काम करें। हम वो एक परिवार के अंदर भी है, व्यापार के अंदर भी, व्यवसाय के अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी, कम्युनिटी के अंदर भी और देश के अंदर भी हमको वो भी स्किल्स बढ़ाने सीखना चाहिए। वो भी स्किल्स हमारी डेमोक्रेसी के आधार पर बढ़ेंगे। लोकतांत्रिकता हमारे घर में भी हो, लोकतांत्रिकता हमारे मोहल्ले में भी हो, प्रदेश और देश के अंदर भी हो, समाज के अंदर भी हो। बाबा साहब ने कहा कि बिना सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र नहीं हो सकता, और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र वी स्किल्स में डेवलप होता है। हमको व्हाट स्किल्स भी बढ़ानी है। हमारे समाज का एक एक व्यक्ति, बच्चा, युवा व्हाट स्किल्स जानना चाहिए। हमेशा पूछे सवाल। सवाल पूछना पहला कदम है दुनिया का तरक्की करने का। जो यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुआ वेस्ट में, उसमें उन्होंने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना या जानने की जिज्ञासा पैदा की, और उसी के बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई। उसी के बाद न्यूटन वगैरह सब आए और दुनिया बदलती चली गई। लेकिन हमको उस दुनिया बदलने का फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि हमने व्हाट स्किल्स नहीं सोची। हमें आज भी वो जो डॉक्टर वैक्सीन लगाता है उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। 14-14, 15-15 लोग नदी के अंदर कूद गए जब वैक्सीन लगाने आए। हमको नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात पर, डॉक्टर अम्बेडकर की बात पर, बुद्ध की बात पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कोई पसंद नहीं आती, और गांव के गांव वैक्सीन से बचने के लिए कूद गए। एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने एक चीज इजाद की और वो आप उसके खिलाफ चले गए। तो इसे कौन सिखाएगा? हमारे अंदर ये भी स्किल्स और व्हाट स्किल्स आनी चाहिए कि हाँ ये क्या है। हमने सोचा नहीं, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया, उसका हमने अपने गांव में जिक्र नहीं किया। अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, उसके बारे में भी हमने कभी नहीं सोचा। उत्थान हो या पतन हो। असली राष्ट्रवाद कैसे विकसित होता है किसी देश के अंदर? वो भी स्किल्स की वजह से होता है। राष्ट्रवाद वो नहीं है कि 4 आदमी ने उसको परिभाषित कर दिया। राष्ट्रवाद है देश के हर स्त्री पुरुष, हर खासो आम के दिमाग में ये बात हो कि इस देश के, इस समाज की
तरक्की में मेरा भी हिस्सा है और इसके पतन में भी मेरा हिस्सा है, मेरी जिम्मेदारी है। सबका हिस्सा, सबका साथ, सबका विकास। सबका हिस्सा होगा तो गारंटी होगी। प्रतिनिधित्व एक गारंटी है गरिमा की, प्रतिनिधित्व एक गारंटी है, हिस्सेदारी एक गारंटी है सम्मान की। सम्मान अपने आप आएगा। ये केयर एंड शेयर जो पॉलिसी है, ये हमारे समाज का अंग नहीं बन पाया और हमने कभी उपजातिवाद का शिकार होकर, कभी धर्मांधता का शिकार होकर नुकसान सहा। हमें खासतौर से गांव-गांव में, जिसको पे बैक टू सोसाइटी कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो पे बैक टू सोसाइटी अकेले पैसे का नहीं है। जिन लोगों के पास अनुभव है, जिनके पास धन है, जिनके पास ज्ञान है, वो सब पे बैक टू सोसाइटी करें अपने अपने रिसोर्सेस का, अपने धन का, अपने समय का, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। ये पे बैक टू सोसाइटी है। अगर वो पे बैक टू सोसाइटी होगा तो राष्ट्रवाद असली आएगा और एक ऐतिहासिक अचीवमेंट आपको मिलेगा। जितने हमारे गांव हैं, पिछड़े इलाके हैं, उनमें खासतौर से वो पेशे जो अपमानजनक हैं, वो छोड़ने होंगे, तभी सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आएगी। आज स्वच्छकार समाज से कोई ना कोई आदमी हर 5वें दिन मर जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट और गरीबी के कमी के कारण, गरीबी के कारण आदमी उस काम को करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन अगर सेल्फ रेस्पेक्ट जाग गई, स्वाभिमान जाग गया, तो वो किसी भी हालत में उस काम को नहीं करेगा। और वो सेल्फ रेस्पेक्ट जगाना, हमारे जो लोग रिटायर हुए हैं, हमारे डॉक्टर, मास्टर, वकील, हर गांव में कोई ना कोई चिकित्सा विभाग में होगा, कोई ना कोई शिक्षा विभाग में होगा, नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं। आज की तारीख में कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा कि जो आपके समाज के बीच से निकल करके चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, पुलिस कहीं ना गया हो। और वो लोग कम से कम जब रिटायर होकर आते हैं या नौकरी के अंदर भी हैं, वो इस सबक को ले लें कि हम पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। हम अगर डॉक्टर हैं तो हम अपने गांव में हर महीने नहीं तो 6 महीने में एक बार जाके डॉक्टर साहब चिकित्सा शिविर लगाएं। इंजीनियर साहब जाकर के अंधविश्वासों के खिलाफ अपने गांव को सिखाएं। वकील साहब जाकर के 6 महीने में एक बार, अगर 4 वकील हैं तो एक बार सिखाएंगे, विधिक साक्षरता शिविर लगाएं। रिटायर्ड जज हैं तो वो भी सिखा सकते हैं कि हाँ, गांव वालों का क्या फायदा है। जो शिक्षा के क्षेत्र में वो ये बताने लगेंगे, भाई अंग्रेजी पढ़ो तो दुनिया की एक ऐसी चाबी है, इससे बड़ी देवी कोई नहीं है। जिसने अंग्रेजी की पूजा की, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर ताला खुल जाएगा, हर रास्ता खुल जाएगा, किसी भी देश में नौकरी मिल जाएगी। तो वो सही रास्ते पर जब सोच निकल करके आएगी। और ये जो पे बैक टू सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर, मास्टर, वकील, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने समाज के ऊपर कोई एहसान करेंगे। जिस दिन आप सड़क पर चलने लगे, जिस दिन आप स्कूल जाने लगे, जिस दिन आप यात्रा करने लगे, उस दिन से आप कर्जदार हैं लोकतांत्रिक संविधान के, डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के, कि आपको अपने लोगों में सेंस ऑफ शेयर इन पावर गैलरी, शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास। जो ताकतवर बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, अधिकारी, थानेदार, तहसीलदार, उनके ऊपर ये दारोमदार है, कर्ज है कि वो सामने वाले भाई भतीजे सब लोग कौन सा आपसे लग, हाँ ओके थैंक यू। तो ये आपके ऊपर एक कर्ज है कि आप शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास उन जरूरतमंदों, उन पीड़ितों को देंगे जो जरूरतमंद आप पर आंखें लगाए बैठे।
जन्म से लेकर मरते दम तक आपको 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। 22 प्रतिज्ञाएं किसी दूसरे के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं। वो एक ऐसा फिल्टर है जिसमें आपकी मानसिकता, आपकी सोच पूरी तरह से साफ हो जाती है। वो किसी दूसरे का अपमान करने के लिए नहीं है, वो आपको क्या छोड़ना है और आपको क्या पसंद करना है, एक फिल्टर दिया हुआ है। वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। उसको अपना करके आपको एक अनुशासन मिलेगा, एक संस्कृति मिलेगी और उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके जितने भी संसाधन हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करने के आपको समय, संसाधन और ऊर्जा मिलेगी, एक दिशा मिलेगी सही तरक्की करने में। मैंने पीएचडी डीलिट किया है, पुलिस विभाग का इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं और मैंने ये सर्वे किया कि किसी भी अंग्रेजी बोलने वाली महिला पर कोई उत्पीड़न नहीं हो पाया। मानसिक भले हुआ हो लेकिन उसको कोई आग वाग से जला नहीं पाता। तो अंधविश्वासों को छोड़ने का जो काम है महिलाओं का है। ये जो जंजीरें हैं आपके घर के अंदर अंधविश्वासों की, वो आपको छोड़नी है। जिस दिन आप बेटियों को भी ये सवाल पूछेंगे कि पढ़ो लिखो आगे आओ, अगर उन्हें आपने सिर्फ दहेज हत्या के लिए तैयार कर दिया तो आपने 50% अपने घर को बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया। तो ये अंधविश्वास आपको छोड़ने होंगे जो आपको सिखाए हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, कितना भी दूर गांव में हैं, कसम खाओ कि हम वैज्ञानिक शिक्षा लेंगे, अंग्रेजी आधारित शिक्षा लेंगे, कंप्यूटर की एजुकेशन लेंगे, वो चीजें, वो शिक्षा जो हमारे किसी काम की नहीं है। उस पर आपने कह दिया हमारी मातृभाषा है, पिताई भाषा है, तो सिर्फ बात करने का तरीका है, विकास करने के लिए है। ये कोई लड़ने मरने की चीज नहीं है संस्कृति और भाषा। इसके चक्कर में ना पड़ो। आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में जाओ, सरकारी नौकरियां कम होंगी, आगे आकर के आपको हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, व्यावसायिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो जमाना चला गया BA MA कर लिया, सगाई हो गई, हाई स्कूल पास करके आपको आर्थिक इकाई बनना पड़ेगा। बेटियों को विदा करने से पहले आर्थिक इकाई बनाइए, सरकारी हो या गैर सरकारी कोई भी हो। जब तक उनके अंदर ये उत्साह नहीं होगा कि हम इस घर से अलग तब होंगे जब हम एक आर्थिक इकाई के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये है अम्बेडकरवाद। हमको विवाह केंद्रित समाज नहीं बनाना है कि सिर्फ विवाह ही सब कुछ है। अभी किसी पूर्व वक्ता ने कहा, बात भी चल रही थी, अभी इंस्पेक्टर संजीव चल रहे थे हमारे साथ, अरविंद जी, कि सिर्फ और सिर्फ आदमी को इस देश के 2 ही 3 चिंता रहती है, मार खाता है, वो उसी में BP का, शुगर का पेशेंट हो जाता है। मेरी बहनों की शादी कैसे होगी, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। और ये आदमी भी दुखी है, औरतें भी दुखी। मिलजुल करके उस दहेज को कोई खत्म नहीं करना चाहता, लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। मुझसे कई बार लड़ाई होगी, साहब लड़की अगर पढ़ गई तो दहेज ज्यादा मांगना पड़ेगा। इस हद तक अंधविश्वास मिथ है लोगों के अंदर। इन अंधविश्वासों को छोड़ने की जो जिम्मेदारी है सब आप लोगों की इसलिए है। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, पूरा अहंकार की वजह से नहीं दे रहा, एक परिचय इसलिए दे रहा हूं कि अंधविश्वासों से दूर होकर के ही तरक्की होगी। मैं रिटायर्ड IG का बेटा हूं, खुद पुलिस कप्तान हूं और मेरे बेटी दामाद IAS अफसर हैं। इस सबका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और उनको जाता है। इसका श्रेय किसी भी अंधविश्वास को नहीं जाता। मेरे माथे पर कोई तिलक दिख रहा है आपको? हाथों में कोई अंगूठी दिख रही है? गले में टाई दिख रही होगी, कोई माला नहीं है। कभी हाथों की रेखाएं नहीं दिखवाई मैंने, किसी से दिल नहीं दिखवाए, ना कोई ढोलक वोलक टांगी अपने घर के बाहर, नजर नहीं लगी।
कभी गंगा स्नान नहीं करने के। मैं वहां कुंभ मेले का एसपी रहा, एसपी ट्रैफिक, लेकिन कभी नहीं गया स्नान करने। गंदे ही नहीं रहे तो क्या पाप धुलने जाएंगे। तो इसको विवाह केंद्रित समाज बना बना करके आपने पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। इस देश को अगर गरीब बनाया है तो अंधविश्वासों ने बनाया, उसकी सजा है गरीबी। वरना हमारे लोगों जैसा मेहनतकश इस देश के अंदर कोई नहीं है। हमारे अंदर अच्छाई सबसे ज्यादा है, परिश्रम करने का जज्बा सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा त्याग हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी गरीब क्यों है? गरीब सिर्फ इसलिए है कि हम अंधविश्वासों में पीछे चलने लगते हैं। हमारी ताकत हमारे दुश्मन के पीछे भागती है, हमारा पैसा दुश्मन के घर जाता है, हमारी भीड़ हमारे विरोधी के ताकतवर बनाती है। जिस दिन संविधान पर विश्वास करते हुए अपनी ताकत का एहसास करोगे, उस दिन इस देश के अंदर आपकी ताकत को रिकॉग्निशन मिलेगी, मान्यता मिलेगी। अंबेडकरवाद कोई नारे लगाने की चीज नहीं है, वो अपनाने की चीज है। तो इस विवाह केंद्रित समाज को विकास केंद्रित समाज बनाओ। हमको विकास करना है अपने व्यक्तित्व का, अपने परिवार का। और हम तो चाहते हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि पे बैक टू फैमिली पर एक लॉ बने। हमारे लोग जो पढ़ लिख गए हैं वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं। धोखा देना बंद करें और जिस दिन उनको वेतन मिलता है उसी दिन वेतन में से कम 2% उनकी मां के खाते में जाना चाहिए। 2% पिता के खाते में जाना चाहिए और कम से कम 15% उनके जीवन साथी के खाते में जाना चाहिए। यह है पे बैक टू फैमिली। इस पर कानून बनना चाहिए। कानून ना बने तब यह पे बैक टू सोसाइटी का पार्ट है। आप करिए, इसको करके देखिए। मैं 2% से ज्यादा अपने पिता को देता हूं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर उनके पास पेंशन नहीं आती, मुझसे तनख्वाह जितनी मिलती है उससे ज्यादा उनको आती है। लेकिन हम एक संस्कृति का विकास कर रहे हैं, एक आदत डाल रहे हैं, एक थैंकफुल सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं कि जिस समाज से हम आए हैं उस समाज को हम पर गर्व होना चाहिए। जिस परिवार से हम आए उस परिवार पर हमको गर्व होना चाहिए। और यही है अम्बेडकरवाद। नई नई चीजों को अपनाओ नैतिकता के आधार पर। आज सोशल मीडिया का युग है। मैं बहुत बार बात करता हूं कि देखिए, सोशल मीडिया पर आप वाक संयम रखिए और आत्म परीक्षण करिए। आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी को मौका मत दीजिए गलत बात कहने का। गलत बात कह के, गैर कानूनी बात करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपको कानून में सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। आपको शांति में सबसे ज्यादा विश्वास करना है क्योंकि आप बुद्ध के मानने वाले हैं। परिवर्तन करना है तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की शिक्षा के आधार पर करना है क्योंकि आप उनकी संतान हैं। तो आपसे बड़ा कोई कानून का मानने वाला नहीं है, आपसे बड़ा कोई शांति का रखवाला नहीं है, आपसे बड़ा कोई शिक्षा का वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है। तो उस चीज को अपना करके आगे बढ़िए। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए। आत्मरक्षा का अधिकार आपको दिया है 96 आईपीसी से 106 तक। झगड़ा मत करिए, लेकिन गांव गांव के अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। हर जगह डोमिनेंट कास्ट के लोग गरीबों पर, कमजोरों पर, SC ST के लोगों पर हमला करते हैं। हमला हमेशा कमजोरों पर होता है। जिन लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ ली, ठीक है, जिन्होंने विज्ञान सीख ली, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, मोबाइल फोन का यूज सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं करना, उससे अपना जो साइंटिफिक अप्रोच है, टेम्परामेंट है, उसको बढ़ाइए। अपना जो व्यवसाय है उसका कौशल बढ़ाइए। जिस दिन हर घर के अंदर आत्मरक्षा के सिद्धांत को समझने लगे और हर आदमी, एक लाठी, एक सीटी, एक टॉर्च, एक हेलमेट रखना शुरू करो। गांव गांव में एक सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। जिस दिन आप मजबूत बनेंगे उस दिन एक चर्चा बनती है समाज के अंदर कि ये लोग, इनके अंदर
एक सेल्फ डिफेंस की बात आ गई है और किसी भी समय ये अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार है, तो आपका विरोधी आपके ऊपर अटैक करने वाला सोचेगा कि हाँ, अब जातिवाद को छोड़ो, समतामूलक समाज की बात करो। अभी तो उनको फायदेमंद लग रहा है आपके विरोधी को, क्योंकि आपको भी फायदेमंद लग रहा है। पहले इसे आप छोड़ो, आप मांग करो कि हमको एनाइलेशन ऑफ कास्ट चाहिए, हम अपने आप को बदल रहे हैं, हम अपने बहन बेटियों को अधिकार दे रहे हैं, हम सब कास्टिज्म को दूर कर रहे हैं, हम अपने जो रोज की चीजें हैं उनमें स्वच्छता लेकर के आए, हम अकेले जो असंतुलित परिवार हैं उन परिवारों को संतुलित परिवार के रूप में विकसित करें। मित्रों के और रिश्तेदारों की मदद जरूर करो, लेकिन वो परंपराएं जो आपको कर्जदार बनाती, वो उत्सव जो आपके पर्यावरण को खराब करे, वो उत्सव जो कर्जदार बनाए, वो उत्सव जो जुआ खेलना सिखाए, वो उत्सव जो छेड़खानी को सहन करना सिखाए, जो पंचशील का पालन न करना सिखाए, ऐसा कोई भी उत्सव आपका उत्सव नहीं हो सकता। उनमें बदलाव करना किसी और की ड्यूटी नहीं है। तो समाज को बदलने से पहले अपने आप को बदल करके आगे आइए। निश्चित रूप से जिस दिन आपको ये जागरूकता का असर होने लगा, तो आपका कोई भी हैरेसमेंट, कोई भी उत्पीड़न करने वाला नहीं। मैं बात बहुत लंबी कह गया, काफ़ी और भी स्पीकर्स होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमको जो समाज है, ये समाज को चरण छूने वाला समाज नहीं बनाना, इसको आसमान छूने वाला समाज बनाना है। और समाज को बदलने लगे तो अपना नाम बदलो ना, उपनाम बदलो। पहले खुद को तो बदलना सिखाओ ना। नाम बदलो, उपनाम बदलो, व्यवसाय बदलो, व्यवहार बदलो। बाबा साहब ने कहा हमको शुद्धिकरण करना है अपने उच्चारण का, प्योरिफिकेशन, अपने आचरण का, अपने विचार का। तो बातें बहुत लंबी है, अम्बेडकर बात तो एक आध घंटे क्या हो तो 10-20 घंटे में भी खत्म नहीं होने वाला। उससे निकले हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट जो सफल हुए। बाकी हम लोग काफ़ी आप लोगों से सीखते भी रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं। और भानु जी बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनकी बातें सुनिएगा। मुझे एक कार्यक्रम में जाना भी है मोदी नगर में, मैं क्षमा चाहूँगा जल्दी जाने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।